जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। वो पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ाई की है और आज मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जितना पढ़ा है उसका 5% भी काम में नहीं आया। और मेरी तरह सबका यही हाल है। बहुत कुछ ऐसा पढ़ा जो काम का ही नहीं है। मैंने पढ़ाई की x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। पढ़ाते हैं ना बच्चों को, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाते हैं। बहुत पढ़ा मैंने। अब मैं सोचता हूं कि इसका करूं क्या मैं। काम तो नहीं आया। एक बार मैंने मेरे गणित के अध्यापक को कहा कि आपने मुझे x + y होल स्क्वायर पढ़ाया, खूब रटाया। मैंने रटा, इम्तहान में लिखा, 100 में से 99 नंबर भी लाया, लेकिन काम तो नहीं आया वो। तो टीचर कहता यार काम तो मेरे भी नहीं आया। मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया, तो ये भेड़िया घसान क्यों चला रहे हो इस देश में? जो काम नहीं आ रहा उसको क्यों पढ़ा रहे? फालतू दिमाग खराब करने की। इतना रद्दी कुछ हमें पढ़ाया गया, काम का नहीं है। अच्छा, मुझे पढ़ाया गया बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन होगा? कोई, मैं क्या करूं उसका? कोई होगा, ठीक है, क्या करूं? काम का तो नहीं है मेरे। मान लो मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, तो क्या होगा इससे? मैं सब्जी खरीदने गया और सब्जी वाले को मैंने कहा देखो मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था। वो सब्जी देगा क्या? कोई एक काम मेरी जिंदगी का इससे हो जाए तो आप बताओ। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अब मुझे दुख क्या है कि मेरी पढ़ाई में मुझे ये तो मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है, लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरे घर का पहला पिता कौन, मेरे कुल का पहला पिता कौन। मैं अपने पिता का नाम जानता हूं, उनके पिता का नाम जानता हूं, उसके आगे पीढ़ी के नाम ही नहीं मालूम। अब मेरे घर के पितामहों का नाम तो मालूम नहीं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम मालूम है। क्या मूर्खता है! जो मालूम होना चाहिए वो तो मालूम नहीं। ऐसी फालतू पढ़ाई के क्या फायदा। और एक उदाहरण देता हूं, बचपन में मुझे पढ़ाया गया कनाडा की जलवायु क्या है, होगी, क्या करूं? कनाडा की जलवायु है, ठंडी पड़ती है, बर्फ गिरती है, बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत बर्फ गिरती है, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन करूं क्या? मेरे देश में तो बर्फ पड़ती नहीं, जहां मैं रहता हूं वहां इतनी ठंडी पड़ती नहीं। अब कनाडा की जलवायु रट के बैठा हूं, भोपाल की जलवायु मालूम नहीं है, सीहोर की मालूम नहीं है, देवास की मालूम नहीं है। काम तो ये भोपाल वाली आएगी, सीहोर वाली आएगी, देवास वाली आएगी। कनाडा की जलवायु क्या काम आएगी? ये काम तब आएगी जब मैं कनाडा जाऊं या कनाडा मेरे घर में आए। दोनों में से एक ही स्थिति में काम आएगा, दोनों ही होने वाला नहीं है। ना कनाडा मेरे घर में आने वाला, ना मैं कनाडा जाने वाला, क्योंकि वीजा नहीं मिलेगा। तो क्यों फालतू में पढ़ के बैठा मैं कनाडा की जलवायु क्या, ब्रिटेन की जलवायु क्या, फ्रांस की जलवायु क्या? हमने अंतरराष्ट्रीय ज्ञान तो बहुत ले रखा है और स्थानीय ज्ञान कुछ भी नहीं है। अपनी नदियों के नाम नहीं मालूम, अपने तालाबों के नाम नहीं मालूम, अपने देश की जलवायु का पता नहीं, दुनिया भर का ज्ञान लेके फिरते हैं खोपड़े में, कुछ काम करें, बेकार। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि जो स्थानीय ज्ञान होता है, लोकल नॉलेज, जिंदगी में हर पल वही काम आता है। तो पढ़ाई में वही ज्ञान हमें मिलना चाहिए। फालतू पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नया पाठ्यक्रम बने, इसमें से फालतू हिस्सा सब हटा दिया जाए। कौन सा हिस्सा हटाया जाए? आप ईमानदारी से अपने अपने बारे में ये सोच के देखो कि जितना आपने पढ़ा उसमें से कितना याद है। आप कहेंगे 1%, 2%, इसका माने उतना ही याद है जितना काम का है। दिमाग बाकी को याद रखता ही नहीं, तो वो 1-2% ही पढ़ो ना, फालतू 98% में दिमाग क्यों खराब करना?
तो मैंने नया पाठ्यक्रम जब बनाना शुरू किया ना, तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी हम कक्षा 1 से 12 तक बच्चों को 12 साल में जितना पढ़ाते हैं, उसमें से काम का ज्ञान अगर पढ़ाना शुरू करें तो 2 साल में ही बच्चे सारा ज्ञान ले सकते हैं। फालतू सब है। और 10 साल उनको कुछ ऐसा पढ़ाएं जो जिंदगी में काम आए। चिकित्सा का ज्ञान दें, व्यापार का ज्ञान दें, उद्योग का ज्ञान दें। हमारे बच्चों को छोटी छोटी बातें हम ध्यान से सिखाएं, समझ दें। फालतू क्यों सिखा रहे हैं, बेकार। तो शिक्षा बदलनी, और इस शिक्षा की भाषा भी बदलनी। अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, हमको आती नहीं, हम फेल हो जाते हैं। और होना ही चाहिए अंग्रेजी में फेल, क्योंकि वो विदेशी भाषा है। कौन अंग्रेज है जो हिंदी में पास होकर दिखा दे, आप बता दो। जब कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता तो हमें अंग्रेजी में फेल होना ही चाहिए। इसमें शर्म की बात क्या है? हमारे देश के बच्चों पर इतना अत्याचार हो रहा है, अंग्रेजी 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 अंग्रेजी, पहली कक्षा से अंग्रेजी। और बच्चा अगर अंग्रेजी में फेल हुआ तो जिंदगी में फेल। गणित में पास है, भौतिकी में पास है, रसायन शास्त्र में पास है, सब विषय में अच्छे नंबर, अंग्रेजी में नहीं आते तो जिंदगी में फेल, वो किसी काम का नहीं। अब कोई अंग्रेज हिंदी में नहीं पास हो सकता, हिंदी से मराठी में पास नहीं हो सकता। हम हमारे बच्चों पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं अंग्रेजी में पास होने? क्या करेंगे वो अंग्रेजी सीख? आप कहेंगे जी बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। हमारे देश में तो बड़े वैज्ञानिक बिना अंग्रेजी सीखे भी बन गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने तमिल में पढ़ी है, इतने ऊंचे वैज्ञानिक बन गए। तो आपके बच्चे भी हिंदी में पढ़ के बन सकते हैं। इस देश में जितने उच्चतम वैज्ञानिक है ना, प्रोफेसर MGK मेनन, प्रोफेसर स्वामीनाथन, डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन सबकी 12वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में हुई है। कोई तमिल में पढ़ा, कोई मलयालम में पढ़ा, कोई मराठी में पढ़ा, कोई हिंदी में पढ़ा, और इतने ऊंचे वैज्ञानिक हो गए। तो हमारे बच्चे भी हो सकते, क्या मुश्किल है? हमारे ऊपर तो भूत सवार है अंग्रेजी का, और इतना भूत सवार है कि दिमाग खराब है सबका। जिसको देखो वो अंग्रेजी के पीछे पागल। और क्या बोलते हैं, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। और ये 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब गुलाम देश हैं अंग्रेजों के, इसलिए अंग्रेजी चलती है। गुलामी की भाषा है। तो फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, रूस में रशियन चलती है, डेनमार्क में डेनिश चलती है। डेनमार्क बिल्कुल छोटा सा देश है, कुछ एक मोहल्ले के बराबर का है। इतने छोटे देश की उनकी भाषा में पढ़ाई कराते हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, सारी पढ़ाई डेनिश में। तो हम 115 करोड़ की आबादी के लोग अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ा सकते? केमिस्ट्री होनी चाहिए। कुछ और छोर है इस भाषा, मूर्खों की भाषा। कहीं सी का हो जाता है, कहीं सी सा हो जाता है, कुछ उसका लेन देन ही नहीं, पक्का ही कुछ नहीं। और ऐसी मूर्खता की भाषा के शब्द हैं इसके। बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। उनके पास क्या है, काका हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, चाचा हो, कुछ भी हो, सब एक ही है, अंकल। चाची हो, मामी हो, मौसी हो, ताई हो, बुआ हो, फूफी हो, सब एक है, आंटी। अब हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है, चाचा चाचा है, मामा मामा है, मौसा मौसा है, काकी काकी है, ताई ताई है। सब रिश्तों के भारत में अलग शब्द है। अंग्रेजी में सब रिश्तों का एक ही शब्द है, अंकल या आंटी, क्योंकि शब्द ही नहीं है। गरीब लोग हैं ये, इनके चक्कर में क्यों फंस गए आप? और कई शब्द तो ऐसे विचित्र हैं जिनका अर्थ अगर आप जान लो तो बोलोगे नहीं जिंदगी में। हमारे देश में तो ऐसा भेड़िया धसान है अंग्रेजी का, जिसको देखो वो अंग्रेज बनने में लगा हुआ है। हिंदुस्तानी तो बन नहीं पाता, अंग्रेज बनने के चक्कर में है।
अब होता क्या है, ना तो हिंदुस्तानी रह पाते हैं ना अंग्रेज बन पाते हैं, बीच की खिचड़ी हो जाती है उनकी। और ये खिचड़ी लोग कैसे हैं, मैं अक्सर घरों में जाता रहता हूँ खाना खाने, किसी के घर सोने, क्योंकि मैं होटल में खाता नहीं, होटल में सोता नहीं, तो हर बार किसी न किसी के घर में खाना सोना, तो परिचय होता रहता है। तो अक्सर घरों में मैंने देखा है कि माता का नाम गायत्री देवी है, पिताजी का नाम राम दयाल है या राम निवास है या राम विलास है, कुछ भी है, बेटे का नाम टिंकू है। अब पिताजी राम दयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटा कहां से आ गया, टिंकू। एक मिनट में बाहर आ रही। और जिन्होंने अपने बेटों के नाम टिंकू रखे हुए हैं उनको मैं पूछता हूं, आपको इसका अर्थ मालूम है? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। मंच पे आपका आज्ञाकारी लड़का, उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना दोगे आप? ऐसे मूर्खता के नाम रखते हैं। कई घरों में बच्चों के नाम होते हैं डब्लू, बबलू। 10 बजे तक मान के चलो। लड़कियों के नाम होते हैं डिम्पल, ट्विंकल, बेबी, डॉली। कुछ लेना देना नहीं जिन नामों का, कोई अर्थ नहीं जिन नामों के, उनको बच्चों के नाम रखने। और कभी कभी ऐसी मूर्खता करते हैं हम सब लोग। कुछ घरों में मैं जाता हूं तो वो अंग्रेजी बोलते हैं रौब झाड़ने के लिए, और पता कुछ है नहीं अंग्रेजी। हाँ, अक्सर मुझे कहेंगे, किसी के घर में जाऊंगा तो कहेंगे वो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूँ रियली शी इज योर मिसेज? तो उनके समझ में नहीं आती ये बात। फिर मैं उनको समझाता हूँ, तुमको मालूम है मिसेज का अर्थ क्या होता है? तो वो सोचते हैं मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी। ये नहीं होता। इंग्लैंड में, यूरोप में जो मिसेज शब्द इस्तेमाल होता है ना, ये दूसरे अर्थ में है। मैं आपको इंग्लैंड की एक सच्ची बात बताता हूँ। इंग्लैंड में और यूरोप में एक बड़ी खराब बात है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी बताता हूँ। वहां कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री एक से संतुष्ट नहीं होता। एक स्त्री है वो कई पुरुषों के साथ रहेगी, एक पुरुष है वो कई स्त्रियों के साथ रहेगा। अब कई स्त्री और कई पुरुष, कई स्त्री और कई पुरुषों के साथ रहते हैं, तो पति पत्नी तो एक ही होते हैं, बाकी जितने लोग होते हैं वो सब मिसेज और मिस्टर होते हैं। मिसेज का अर्थ होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ बिस्तर में रात आप बिता सकें, वो मिसेज होती है। और मिस्टर माने पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताएं, वो मिस्टर होता है। अब यहाँ पति पत्नी एक दूसरे को मिस्टर एंड मिसेज बनाने में लगे हैं। मूर्खों के मूर्ख, पता नहीं कहाँ। अपने पास अगर शब्द नहीं है तब तो दूसरों से उधार लो, जब है तो क्यों लेना। हमारे पास एक सुंदर शब्द है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ हो वो श्रीमती। कितना सुंदर शब्द है, और हमने उसको मिसेज बना दिया। सत्यानाश। ये अंग्रेजी की मूर्खता मत करो। और एक तो सबसे खराब शब्द है अंग्रेजी में मैडम। हाँ, बहुत बोलते हैं लोग मैडम मैडम मैडम। अपनी धर्मपत्नी को मैडम बोलते हैं, ऐसे मूर्ख लोग। मैडम का अर्थ जानते हैं? यूरोप में वैश्याएं होती हैं, वैश्या तो आप समझते हैं रंडी। तो जो वैश्याएं होती हैं, उन वैश्याओं की जो मुख्य वैश्या होती है, मुख्य संचालिका, उसको मैडम कहते हैं। वहां पे वैश्याओं के वो होते हैं ब्रॉथल्स, माने जिसको कोठे कहते हैं हम। तो वो कोठे चलाने वाली, ब्रॉथल्स चलाने वाली जो मुख्य महिला है वो मैडम है। और यहां अपनी धर्मपत्नी को मैडम बनाने में लगे हुए। दिमाग खराब है क्या? छोड़ो ये अंग्रेजी का, कुछ इसमें रखा नहीं। आप बोलेंगे जी अंग्रेजी अगर नहीं सीखेंगे तो व्यापार कैसे होगा? दुनिया में बहुत सारे देश अंग्रेजी नहीं जानते और खूब व्यापार कर रहे हैं। जापान में कोई अंग्रेजी नहीं जानता। जापान के राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक कोई अंग्रेजी नहीं जानता। सारी दुनिया में जापान का व्यापार चल रहा।
फ्रांस में कोई अंग्रेजी नहीं जानता, सारी दुनिया में उनका व्यापार है। जर्मनी में कोई अंग्रेजी नहीं जानता, सारी दुनिया में उनका व्यापार है। तो हम भी कर लेंगे, क्या मुश्किल है। और मैंने तो ये तय सोचा है कि जब हम अंग्रेजी नहीं जानेंगे तब अच्छा व्यापार करेंगे, क्योंकि जितने देशों ने अंग्रेजी नहीं सीखी है वही दुनिया में सबसे ऊपर गए हैं। मातृभाषा जब आप सीखते हैं और मातृभाषा में पढ़ते हैं, मातृभाषा में सोचते हैं, मातृभाषा में चिंतन करते हैं, तब दिमाग के सारे दरवाजे खुलते हैं और उसमें से कोई गहराई के विद्वान निकलते हैं और तब वो देश दुनिया में नाम रोशन करते हैं। अभी पता हमारी हालत क्या होती है, हम सोचते विचारते तो मातृभाषा में है और उसका भाषांतर अंग्रेजी में करते हैं। हर समय हमको 6 गुना ज्यादा समय लगता है। आप अपने घर में एक काम करना, घर के किसी छोटे बच्चे को हिंदी में कुछ सिखाना, एक कहानी सिखाना, कविता सिखाना, 1 घंटे में सीख लेगा। फिर उसी को अंग्रेजी में सिखा के देखना, 6 महीने लग जाएंगे और उसमें भी मारपीट करनी पड़ेगी उसके साथ। ये नहीं आता, वो नहीं आता। अब बच्चा बेचारा करे क्या? जो माँ की भाषा है उसे वो सबसे जल्दी सीखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समय माँ के साथ रहता है। और जो माँ की भाषा नहीं है, विदेशी भाषा है, उसको क्यों सीखेगा? तो बच्चों को मार के अंग्रेजी मत सिखाइए, कुछ उसमें दम नहीं। हमारे यहाँ ऐसी मूर्खता करते हैं लोग, एक दूसरे से मिलेंगे तो कहेंगे गुड मॉर्निंग। मैं कहता हूं क्यों बोल रहे हो भाई गुड मॉर्निंग? इंग्लैंड में लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वहां कोई भी सुबह अच्छी नहीं होती, सूरज नहीं निकलता। साल में 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, 8-8 महीने सूरज नहीं निकलता। धुंध धुंध और बर्फ बर्फ यही सब रहता है। फिर किसी दिन गलती से सूरज निकल आया तो वो गुड मॉर्निंग होती है, अच्छी सुबह, क्योंकि सूरज निकल आया। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, हर सुबह अच्छी है। यहाँ तो रोज सूरज निकलता है, करोड़ों साल से निकल रहा, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। हम मूर्खों के मूर्ख गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड नाइट। हर रात अच्छी रात है। इंग्लैंड में तो रात को इतनी बर्फ पड़ती है, निकल नहीं सकते बाहर, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी रात अच्छी हो, बर्फ ना पड़े। यहां तो कोई बर्फ नहीं पड़ती, सब रात अच्छी है। शुभ प्रभात कहिए, अच्छी सुबह कहिए, कहां गुड मॉर्निंग में फंसे आप? और कुछ कुछ जगह तो ऐसा विचित्र मुझे देखने को मिलता है, घरों में बच्चों को अंग्रेजी कविताएं सिखाते हैं। हाँ, ये मूर्ख हिंदुस्तानी जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए, बच्चों को अंग्रेजी कविताएं सिखाते हैं। कभी कभी मैं किसी घर में जाता हूं तो उस घर के मम्मी पापा बोलते हैं बच्चों को, देख अंकल आए, कविता सुना। तो कविता नहीं, पोएम सुना, पोएम। तो बच्चा टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाता है, वो सुनाता रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब मैं उस बच्चे को पूछ रहा हूं तुमको अर्थ मालूम है इसका? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछो अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया। टीचर को पूछो, उसको भी नहीं मालूम। उसके टीचर ने सिखाया। अब अर्थ मालूम नहीं है, कविता सीख रहे हैं हमारे बच्चे। अर्थ क्या है? रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां पे मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब छोटा बच्चा ये भगवान से कह रहा है कि बारिश को वापस ले लो, मुझे यहां पे खेलना है, बारिश चली जाओ, तुम यहां मत आओ। अब ये करोड़ों बच्चे रोज बोले और भगवान ने सुन ली तो बारिश को बुला लिया वापस, तो सूखा पड़ेगा और आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा। क्योंकि भारत में 60% खेती का उत्पादन तो बारिश आधारित है, 40% खेत में ही हमारे यहाँ सिंचाई है, बाकी खेत तो बारिश पे जिंदा है। और हम बोल रहे हैं बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ। ऐसी मूर्खता की कविता बच्चों को सिखाएं, अकल पे पत्थर पड़ गए हमारे, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है दिमाग खराब हुआ है क्या हम सबका। ये अंग्रेजी में से निकलो आप, बिल्कुल बेकार है। इस भाषा में इतनी कमजोरी है। मैं एक उदाहरण और देता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द है SUN,
माने सन, और एक शब्द है SON माने सन। एक सुन होना चाहिए, एक सन होना चाहिए, दोनों सन हो गए। अब पता कैसे चलेगा कौन सा सन? कोई बोले आपको, इमला बोले डिक्टेशन, और उसमें सन आ गया, तो कैसे पता लगाओगे कौन सा SUN या SON? पता ही नहीं लगा सकते। ऐसी मूर्खों की भाषा। और एक उदाहरण देता हूं। SUN जो शब्द है ना, इसका मतलब है सूरज, है ना। दूसरा एक भी शब्द उनके पास नहीं है सूरज के लिए, वो एक ही शब्द है सन। हम अगर संस्कृत में ढूंढे, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द हैं हमारे पास सूरज के लिए। अंग्रेजी में एक ही। कितनी गरीब भाषा है। चंद्रमा के लिए एक शब्द है उनके पास, मून। हमारे पास 56 शब्द हैं चंद्रमा के, संस्कृत में, हिंदी में। तो जिस भाषा में इतनी गरीबी है, शब्द उनके पास नहीं है, उसको क्यों सिखा रहे हो अपने बच्चों को? अपनी भाषा सिखाओ ना। संस्कृत सिखाओ, हिंदी सिखाओ, मराठी सिखाओ, कन्नड़ सिखाओ, तेलुगु सिखाओ, तमिल सिखाओ। तो आप बोलेंगे अंग्रेजी तो मजबूरी में सिखाते हैं क्योंकि नौकरी मिलती है। हम तो बहुत जल्दी कानून बदल देने वाले हैं कि अंग्रेजी में नौकरी मिलेगी ही नहीं इस देश में। हम तो कानून बनाने वाले हैं कि जिनको मातृभाषा आती है सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी, और जिनको अंग्रेजी आती है वो लंदन जाएं, वहां नौकरी करें। हमारे देश में थोड़ी मिलेगी उनको नौकरी। तो आप ये नौकरी का तो छोड़ दो, बहुत जल्दी हम ये कानून बदल देंगे इस देश में। ये जो बड़ी नौकरियां हैं ना, IPS की नौकरी, ICS की, इसमें भी हम अंग्रेजी खत्म करने वाले हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम हिंदी में कराएंगे, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएंगे। तो फायदा पता क्या होगा? बच्चों के ऊपर जो बोझा है ये खत्म हो जाएगा। इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे इसलिए आगे नहीं आ पाते कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, बाकी सब आता है, तो वो बेचारे पीछे हैं। हम उनको आगे लाना चाहते हैं। गरीब आदमी का बच्चा, किसान का, मजदूर का भी इस देश में उच्च पद तक जा सकता है अगर मातृभाषा का कानून इस देश में आ जाए तो। हमारे संविधान में लिखा है, जब संविधान बना था ना 1950 में, तो लिखा था कि 10 साल के अंदर और अधिक से अधिक 15 साल के अंदर सारे देश में मातृभाषा में हर काम होगा। लेकिन ये कानून को चलाने वालों ने, संविधान बनाने वालों ने और उसको मानने वालों ने बेईमानी की और उसको लागू नहीं किया इस देश में। हम करेंगे उसको, मातृभाषा में सब कुछ पढ़ाएंगे। और एक दो बातें मुझे आपसे कहनी है, वो ये कि हम तो ये सब करेंगे, आप भी थोड़ा कुछ करिए। आप क्या करें? आप थोड़े से भारतीय बनिए, स्वदेशी बनिए। हम भी थोड़े अंग्रेज हो गए। शर्ट पहनते हैं जो इस देश की पोशाक नहीं, पैंट पहनते हैं वो बिल्कुल ही पोशाक नहीं इस देश। यहाँ तो धोती है, कुर्ता है, पजामा है, लुंगी है। पैंट यहाँ की पोशाक इसलिए नहीं है कि गर्म देशों में पैंट नहीं पहनी जाती, ये ठंडे देशों की पोशाक है। ठंडे देशों में हवा ठंडी आती है ना, तो पैर एकदम बंद रहना चाहिए, चुस्त, इसलिए पैंट पहनते। यहाँ तो गर्मी बहुत है, इसलिए खुला रहना चाहिए, खुला पजामा, खुली धोती। वो अंग्रेजों की है। शर्ट भी अंग्रेजों की है। और हम तो एक और मूर्खता करते हैं कि शर्ट पैंट तो पहनते, ऊपर से कोट और पहन लेते हैं। भयंकर गर्मी में कोट चढ़ाते और कोट के ऊपर और एक कोट पहन लेते, एक अंदर कोट, एक बाहर कोट, 3 पीस सूट, और ऊपर से टाई लगा के इसको टाइट कर दे, थोड़ी भी हवा अंदर ना जाए। अब भयंकर गर्मी में 3 पीस सूट और टाई लगा के अंदर से पसीना पसीना पसीना, मूर्ख उसको उतार के नहीं फेंकेंगे, कहेंगे AC चलाओ। कोट उतार के फेंक दो, AC की जरूरत नहीं। और मुझे कभी कभी ये दृश्य बहुत खराब लगता है देखने में, आपको भी लगता होगा। जून की गर्मी में बहुत शादियां होती और तापमान 50 डिग्री होता है। उस समय दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे रहे।
उस दिन वो आदमी सुपर इडियट दिखाई देता दूल्हे राजा। कहा जा रहा है भाई शादी करने जा रहा है, इसी दिन इतनी मूर्खता करने की क्या जरूरत है? 3-piece सूट और टाई, भयंकर गर्मी में घोड़े पे चढ़ के बैठ, पसीना पसीना हो रहा है, उतार के नहीं फेंकेगा उसको। अब उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं भाई, अगर तू 3-piece सूट और टाई पहन के जा रहा है तो तेरी पत्नी को स्कर्ट पहना फिर, तब तो बात समझ में आई। पति अंग्रेज है तो पत्नी भी तो अंग्रेज होनी चाहिए, स्कर्ट पहन के शादी करवा। अब पत्नी को कहता साड़ी पहन और खुद 3-piece सूट और टाई पहनेगा, क्या मूर्ख है। हमारे यहाँ कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के गाड़ी के 2 पहिए हैं, अब एक पहिया ट्रैक्टर का, दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी ये गृहस्थी की गाड़ी? बंद करो ये, क्या रखा है इसमें? हमने अभी तक अंग्रेजों की गुलामी छोड़ी नहीं है। अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों का भजन, अंग्रेजों की वस्तुएं, सब वही हम करते। अंग्रेज भाग गए, बाकी सब यहां छोड़ गए, तो इसको भगाना है। अपनी भूषा बदलनी है, अपनी भाषा बदलनी है, अपने भजन भी बदलने हैं। संगीत, आजकल अंग्रेजों के संगीत में नौजवान फंसे हुए हैं। माइकल जैक्सन क्या गाता है समझ में नहीं आता कभी भी, और क्या नाचता है वो भी समझ में नहीं आता। भला किया भगवान ने जो उसको बुला लिया। हाँ, ऐसे ऐसे टांग फेंकता था कि समझ में नहीं आता एक्सरसाइज कर रहा है कि नाच रहा है। कसरत कर रहा उससे ज्यादा अच्छा है वो जो टांग फेंकता रहता है। और विचित्र विचित्र गाने जो आपके समझ में नहीं आते, क्यों फालतू दिमाग खराब करते? अपने संगीत में कुछ कमी है क्या? तो क्यों विदेशी संगीत में फंसे? तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 47 को, आप भी आजाद हो जाओ। इस अंग्रेजी गुलामी को छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भोजन। आजकल बहुत अंग्रेजी खाना खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, नाम भी विचित्र है, हॉट डॉग, गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग, ठंडा कुत्ता, वो खा रहे हैं उसको, मूर्खों के मूर्ख ले। और उसमें कुछ नहीं है, एक पाव रोटी है, डबल रोटी है, काट के बीच में सलाद भर दिया, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग। और ये पाव रोटी डबल रोटी सड़े मैदे से बनती है। अमेरिका और यूरोप वाले इसको इसलिए खाते हैं कि वो रोटी नहीं बना सकते आपकी तरह से। आपके देश में जो गेहूं का आटा है ना, अमेरिका में भी गेहूं का आटा है। यहाँ गेहूं पैदा होता है, उनके यहाँ भी होता है, लेकिन हम गेहूं के आटे से रोटी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, 20-25 चीजें बना सकते हैं। गेहूं के आटे से हलवा बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अमरीकियों को आता ही नहीं, यूरोप में कोई बना ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास है ही नहीं। उनके देश की माताएं बहनें कितना भी पढ़ लिख जाएंगी, रोटी बनाना किसी को नहीं आता। और हिंदुस्तान में कोई भी माँ बहन बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी हो, रोटी तो इतनी बढ़िया बना सकती है जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और मैंने तो देख लिया कि भारत अकेला देश है जहां पर गरम गरम रोटी बना के आपको कोई खिलाता है। यूरोप और अमेरिका में तो कोई सपना भी नहीं देखता। वहां तो पता है क्या होता है, रोटी है ये डबल रोटी है, ला के मेज पे रख देते, काट काट के खा जाओ, और वो 3 महीने पुरानी है, ताजा होती नहीं। और सब्जी बनाना नहीं आता तो बनी बनाई सब्जी लाते हैं, उसमें नमक छिड़क के उसको खा लेते हैं डबल रोटी पाव रोटी से। ये उनका भोजन। आपके पास इतने तरह के भोजन है, वहां तो है ही नहीं, तो भारतीय भोजन करो ना। मैंने एक दिन सोचा कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से शुरू करके जिस दिन मरूं, इतने दिन हो गए मेरी जिंदगी में, हर दिन एक नया व्यंजन बना के मैं खा सकता हूं। इतनी विविधता इस देश में है, यूरोप में अमेरिका में है ही नहीं। वो तो इतने गरीब लोग हैं आप सोच नहीं सकते। अमेरिका में दूध जो है ना, किसी को ताजा नहीं मिलता।
आपको ताजा ताजा दूध मिल जाता ना रोज का रोज, और मिल नहीं जाता, वो गाय वाला गाय लेके आ जाता है, आपके घर के सामने निकाल के दे जाता है। अमेरिका में तो ये सपने की तरह से है। दूध लेना हो तो पुराना मिलता है, 7 दिन पुराना, 10 दिन पुराना, 15 दिन पुराना, और उसको लेने के लिए 200 मील कार चला के जाना पड़ता है। तब एक बिग बा एक कैन लेके आते हैं और उसको 7 दिन पीते रहते हैं, उसी बासी दूध। हमारे यहाँ ताजा दूध हमें मिल जाता है, ताजी सब्जियां मिलती हैं, अमेरिका में नहीं मिलती किसी को। रोज सुबह की सब्जी सुबह, शाम की शाम को ताजा ताजा आती है। अमेरिका में तो सब्जी 15-15 दिन पुरानी होती है। बहुत सुखी हैं हम लोग। अमेरिका में ये सपना किसी को नहीं आ सकता। ये जो घर में आके कोई प्रेस करके चला जाता है ना आपके कपड़ों को, अमेरिका में अगर प्रेस करवाना है तो 50 मील गाड़ी चला के जाना पड़ेगा और कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, और वो 2-5-7 दिन में वापस आएंगे। कोई घर में अमेरिका के ये पेप्सी और कोका कोला को भारत के बहुत सारे किसान फसल पे छिड़कते हैं कीड़े मारने के, और कीड़े मर जाते हैं। इतना जहर है इसमें पेप्सी कोक, मत पियो आप। और ये पेप्सी कोक में एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। इसी एसिड से फिनाइल बनता है, हार्पिक बनता है, और फिनाइल और हार्पिक से हम टॉयलेट साफ करते हैं। पेप्सी से भी कर सकते हैं, मैंने करके देखा, बहुत अच्छा साफ करता है। एक बार मैंने 1 महीने तक मेरे घर का टॉयलेट साफ नहीं किया था। पेप्सी कोला लाके संडास पे गिराया, पानी से 2 मिनट के बाद धोया, झकाझक सफेद, एकदम साफ। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब इसे हम पी रहे हैं और घर में आने वाले मेहमानों को भी पिला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते, और कुछ मूर्ख अतिथि ऐसे घर में आते हैं, कहते हैं ठंडा लाओ, माने पिलाओ हमको टॉयलेट क्लीनर। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो फालतू चीज पी के? बंद करो इसको, अच्छा नहीं। फिर आप बोलोगे क्या पिए? गन्ने का रस पियो, संतरे का रस पियो, मौसमी का रस पियो, अनार का रस पियो, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी पियो। पैसे बचेंगे, शरीर भी अच्छा। ऐसे ये विदेशी टूथपेस्ट बंद करो, कॉलगेट, क्लोजअप। दांत साफ करना, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं। गली गली गांव गांव मिलता है, हर समय उपलब्ध है। मैंने एक हिसाब निकाला कि सब लोग कॉलगेट बंद करें, क्योंकि बहुत महंगा है। 30 रुपए का 100 ग्राम है कॉलगेट, 300 रुपए किलो। गाय का घी 150 रुपए किलो, कॉलगेट 300 रुपए किलो। और पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं? 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में रगड़ के थूक रहे हैं, और 150 रुपए किलो का घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं। सस्ती चीज खा रहे हैं, महंगी चीज थूक रहे हैं, और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं क्या करें? मैं कहता हूँ ये 300 रुपए किलो का कॉलगेट थूकते क्यों हो? रोटी पे लगा लगा के खाओ, क्योंकि गाय के घी से महंगा। पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हो? ये कॉलगेट क्लोजअप बंद करो। सस्ती चीज है, दातुन करो, दांत अच्छे हैं, साफ रहे। नहीं तो दंत मंजन कर लो, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन। अब तो हमारे पतंजलि योगपीठ का भी दंत मंजन है, दिव्य दंत मंजन, वो ही कर लो। पैसे हमारे ट्रस्ट में आएंगे, हम देश का काम कर लेंगे उससे। ऐसे ही आपको निवेदन है कि ये विदेशी टूथपेस्ट के साथ शेविंग क्रीम भी मत खरीदो। पाम ऑलिव, ओल्ड स्पाइस, रेशम, दाढ़ी बनाते हैं ना, ये बंद करो शेविंग क्रीम, फालतू खर्चा है। इसकी जगह पे दूध से दाढ़ी बनाओ। थोड़ा दूध ले लो, आधा चम्मच, खूब अच्छे से चेहरे पे रगड़ लो, फिर लेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती। मैं 15 साल से बनाता हूँ। 4 फायदे हैं। पहला फायदा है कि दूध लगाओ तो चेहरा चिकना हुआ, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकल जाती है, गंदगी निकलेगी तो कील मुहासे नहीं होती। तीसरा फायदा, रोज दूध लगाओ तो चेहरा चमकता है और फोकट में स्मार्ट बन जाएंगे आप। कल सवेरे से ही चालू करो दूध से दाढ़ी बना, और दूध ना मिले तो दही से बनाओ। थोड़ी दही ले लो, चेहरे पे लगाओ, दाढ़ी बनाओ, बहुत अच्छा।
मैंने हिसाब निकाला, सारी शेविंग क्रीम हम बंद कर दें और दूध से दाढ़ी बनाना शुरू करें तो दूध ज्यादा बिकेगा, तो किसानों को उसको मुनाफा मिलेगा, तो गाय बैल भैंस ज्यादा पलेंगे, तो गोबर ज्यादा होगा, तो खेत में गोबर का खाद डलेगा, तो यूरिया डीएपी बंद हो जाएगा, तो जहर भी हमारे खाने में नहीं आएगा। कितना बड़ा फायदा। और ऐसे ही मेरा निवेदन है, ये साबुन जो लगाते हैं ना, लक्स लाइफबॉय, सब बंद करो। दूध से नहाओ, दूध से दाढ़ी बनाओ, दूध से नहाओ। अपने घरों में बुजुर्गों के पांव छूते हैं तो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो मान तो लो उनकी बात, दूधो नहाओ। कभी कोई बुजुर्ग ने ऐसा बोला, लक्स लगाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो। वो सब कहते हैं दूधो नहाओ, तो दूध से नहाओ। हम तो हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है तो शंकर जी को दूध से नहलाते हैं कि नहीं? अब शंकर जी नहा सकते हैं तो भक्त क्यों नहीं नहा सकते? आप भी नहा। आप बोलोगे दूध महंगा है, बहुत सस्ता है। मैं हिसाब बताता हूँ, 20 रुपए किलो दूध है और 40 रुपए का 100 ग्राम साबुन है डव। 400 रुपए किलो साबुन, 20 रुपए किलो दूध, क्या सस्ता है? दूध। और दूध नहाने में बहुत थोड़ा लगता है, 2-3 चम्मच दूध ले लो कच्चा, बिना गर्म किया हो, उसको शरीर पे मालिश कर लो और पानी से नहा लो, सारी गंदगी और मैल निकल जाता। दूध जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लींजिंग एजेंट है। ये जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं ना 5 स्टार, वहां चेहरे की सफाई दूध से करते हैं, 500 रुपए ले लेते हैं। मैं फोकट में बता रहा हूँ, कल से शुरू कर दूधों से नहाना, दूध से दाढ़ी बनाना, साबुन बंद। और नहाना है तो मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, बेसन से नहा लो। हमारे पतंजलि योगपीठ के कुछ साबुन हैं, उनसे ही नहा लो। ये विदेशी साबुन बंद। और विदेशी क्रीम पाउडर लिपस्टिक भी बंद करो। फेयर एंड लवली बड़ी महंगी, 25 ग्राम 40 रुपए, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की, 400 रुपए किलो बादाम, 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली। अब बादाम नहीं खाते, फेयर एंड लवली लगाते हैं, क्या सोचते हैं गोरापन आएगा? कभी नहीं आने वाला। मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया फेयर एंड लवली, भैंस अभी भी काली की काली। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं जो काले को गोरा बनाए। काला काला है, गोरा गोरा। जो फेयर एंड लवली से सब गोरे हो जाते तो अफ्रीका वाले अभी तक काले क्यों? ये तो उल्लू बनाते हैं वो विज्ञापन। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको सच बात बताता हूं, वो मद्रास में रहता है, चिक्कट काला है। अपने घर में तवा है ना रोटी बनाने वाला, उसको उल्टा कर दो, इतना का। और वो 20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा, अभी भी गोरा नहीं हुआ। तो उसने फेयर एंड लवली की कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि मैं तो गोरा हुआ नहीं। तो कंपनी ने कहा अदालत में कि इसमें गोरा बनाने वाला कोई केमिकल नहीं है, ये तो हम झूठ विज्ञापन करके धंधा करते हैं। अब आप उसमें 1600 रुपए किलो की क्रीम खरीद के फालतू में पैसे बर्बाद करते हैं। बंद करो, ये मत करिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि फेयर एंड लवली से सुंदरता आती है। सुंदरता क्रीम से नहीं आती है, गुण कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, आप बहुत सुंदर हैं। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक से कोई सुंदर नहीं होता। तो ये विदेशी चीजों को बंद करो इस्तेमाल करना। कभी भी बाटा के जूते मत खरीदना विदेशी, अपने गांव के मोची से खरीदना। जितना बने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो साल में 2,32,000 करोड़ हम बचा सकते हैं और ये पैसा बचाकर देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। यही काम करना है। अब इसमें एक काम हम करेंगे, एक आप करो। हम क्या करेंगे? व्यवस्था बदलना, केंद्र सरकार से लड़ाई करना, झगड़ा करना, कानून बदलना, संविधान बदलना, ये सब हम करेंगे। बाकी का काम आप करो। विदेशी भाषा बोलना बंद, ये आप करो। विदेशी सामान खरीदना बंद, ये आप करो। विदेशी भूषण पहनना बंद, ये आप करो। विदेशी भोजन करना बंद, ये आप करो। तो कुछ आप करो, कुछ हम करें, दोनों मिलकर इस संगठन को सफल बनाएं। अब इस संगठन में आपकी हमें बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आया। आप बोलेंगे क्या करना है? हमारे संगठन के सदस्य बनो। हमें 5 करोड़ लोग इकट्ठे करने हैं पूरे देश से, और ये ताकत जिस दिन हो जाएगी उस दिन इस देश की हर राजनीतिक पार्टी,
हमसे डरेगी और जो हम कहेंगे वही करेगी। तो 5 करोड़ मेंबर चाहिए, 5 करोड़ सदस्य बनाने, उसमें से आप भी बनो, दूसरों को बनाओ। अब इसमें बहुत आसान है, 51 रुपए की सदस्यता है एक और 1100 की है एक। आप 51 की बन जाओ, चाहे 1100 के बन जाओ। 1100 के सदस्य बनोगे तो हरिद्वार बुला के आपको स्वामी जी खुद ट्रेनिंग देंगे, और 51 के बनोगे तो यहीं पर ट्रेनिंग होगी, हरिद्वार से कोई आएगा। आप जो धन दोगे हमको वो हमारे ट्रस्ट में जमा होगा, और वो पैसा किसी के व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है, देश के काम में लगेगा। और आप हमारे सदस्य हो गए तो हमारी ताकत बढ़ेगी। उस ताकत की दम पर हम सरकार को झुकाएंगे, नेताओं को झुकाएंगे, पार्टियों को झुकाएंगे और देश का काम करेंगे। इसलिए आप इसमें जल्दी शामिल हो जाओ, तो ये काम जल्दी होगा। आप शामिल नहीं होगे तो भी काम होगा, थोड़ा देर में होगा, बस इतना ही। लेकिन तब आपको अफसोस होगा। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब भारत स्वाभिमान अभियान चल रहा था तो तुम क्या कर रहे, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके बच्चे आपको पूछें और आप गर्व से कहें कि हाँ, मैं भी भारत स्वाभिमान का सदस्य था जब ये आंदोलन हुआ था। जैसे आज कई लोग कहते हैं ना, मेरे दादाजी 1942 की लड़ाई में गांधी जी के साथ थे, ये कहते हुए सीना चौड़ा हो जाता है। तो आने वाले समय में आपके बच्चों का सीना चौड़ा हो ये कहते हुए कि मेरे माता पिता भारत स्वाभिमान में थे। ऐसी स्थिति आप इस देश में पैदा करो, आप इसमें शामिल हो जाओ। इसका एक फॉर्म मिलता है, वो आप ले लो, भर के इनको दे दो, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवा दो दूसरों से, ताकि जल्दी से जल्दी संख्या हमारी हो जाए और जितने काम मैंने बताए वो सब हम इस देश में कर पाए। यही कहने के लिए मैं आया था। आपने बड़े ध्यान से सुना, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। इन बातों को दूसरों को सुनाएंगे तो और भी आभारी रहूँगा, और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो सारा देश आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत आभार।